आखिर क्यों ऑटोमोटिव कंपनीज 2025 में या इससे पहले भी थ्री सिलेंडर इंजन को इंट्रोड्यूस कर रही हैं, जबकि हमें इससे बेहतर रिफाइंड इंजन, हाईली पावरफुल इंजन, टर्बो चार्ज इंजन हमें पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि अब हमें अब की गाड़ियों में और रिफाइंड इंजन के नाम पर तीन सिलेंडर के इंजन प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जबकि फोर सिलेंडर इंजन उतने सफिशिएंट हैं। अगर हमारा टर्बो चार्ज इंजन हटा भी दिया जाए, उसमें अगर हम लोग सिर्फ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में भी काम करें, तब भी हमारा इंजन इतना कैपेबल है कि वो उतनी पावर और उतना कार्बन या फिर जो भी पार्टिकुलेट जो इमिट हो रहे हैं, इमिशंस हो रहे हैं, उसको हम लोग रिड्यूस कर सके, कम कर सके। तो इंजन ने अपना काम पहले ही बखूबी कर चुके हैं। तो फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि ऑटोमोटिव कंपनियों को आज के टाइम पर थ्री सिलेंडर के इंजन को इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है? फिर क्या क्या डिफरेंसेस हैं थ्री सिलेंडर्स और फोर सिलेंडर्स के बीच में? इन्हीं पॉइंट को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और क्यों ऑटोमोटिव कंपनीज इस टाइम पर जो पहले जिस तरह के इंजन प्रोड्यूस करते थे फोर सिलेंडर, उससे भी आप पावरफुल सिलेंडर V9 V12, उससे भी V18 वर्टिकल सिलेंडर्स, इनलाइन सिलेंडर्स इंजन, तो फिर क्यों अब तीन सिलेंडर इंजन को सफिशिएंट कहा जा रहा है और लेस कार्बन इमिटेड कहा जा रहा है? आज इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे इनलाइन सिलेंडर और वर्टिकल सिलेंडर। और आज बहुत से सवाल देखने को मिल रहे हैं कि लोगों को किस तरफ इंजन की ओर स्विच करना चाहिए, थ्री सिलेंडर इंजन की ओर गाड़ी की ओर स्विच करना चाहिए या फोर सिलेंडर गाड़ी के इंजन की ओर स्विच करना चाहिए। वो कंफ्यूज है इन सवालों के बीच में कि उनके लिए इस टाइम पर 2025 में या इसके आगे आने वाले समय में किस तरह के इंजन्स उनको मोस्ट रिफाइंड मिलेंगे, या फिर लेस इमिशंस कमिटेड मिलेंगे, या फिर और अदर जो कि पर्टिकुलर जो कंपनियां जो दावा कर रही हैं कि फोर सिलेंडर इंजन जो काम नहीं कर पा रहे हैं वो काम थ्री सिलेंडर इंजन आपको करके दे रही हैं। तो यही इन सब बातों पे आज हम चर्चा। आजकल मोस्ट ऑफ द कंपनियां थ्री सिलेंडर इंजन की ओर ज्यादा स्विच कर रही है, ज्यादा मूव कर रही है, जबकि इंस्टेड ऑफ उनके पास फोर सिलेंडर उतने रिफाइंड है, उतने वेल ट्यून्ड है, उतने माइलेज एफिशिएंट है, फिर भी वो लोग थ्री सिलेंडर इंजन की ओर क्यों मूव कर रहे हैं? आखिर क्या ऐसी मजबूरी हो गई है? और उससे पहले मेरा बस आपसे एक ही सवाल है, अगर आप थ्री सिलेंडर इंजन की ओर मूव कर रहे हैं या तो आप फोर सिलेंडर इंजन के ऊपर ही रहना चाह रहे हैं, तो बस ये आप पहले अपने आप से सवाल कीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किस तरह की इंजन की गाड़ियों को चलाना पसंद है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि इंजन से क्या परफॉर्मेंस मिल रही है या किस तरह की पावर आउटपुट मिलेगी, मैं इंजन देख करके गाड़ी बाय नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ और सोच के गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर आज इस वीडियो में डिस्कस करें क्यों आज के टाइम पर तीन सिलेंडर इंजन को। तो ऐसा नहीं है कि पहले तीन सिलेंडर इंजन गाड़ी बनाए नहीं जा रहे थे, ये थ्री सिलेंडर इंजन गाड़ी पहले भी बन रहे थे और आज भी बनने जा रहे हैं, लेकिन आज ज्यादा इनका एडवर्टाइज और रिकमेंडेशन किया जा रहा है कि थ्री सिलेंडर इंजन की ओर मूव करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि फोर सिलेंडर इंजन जो है उतने सफिशिएंट या उतने पावर लिमिटेड नहीं रह चुके हैं, ऐसा नहीं। तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या ऑटोमोटिव कंपनीज या फिर जो अभी की गवर्नमेंट जो गाड़ी मोटर व्हीकल एक्ट्स में जो काम कर रहे हैं, क्या वो चाहते हैं कि फोर सिलेंडर इंजन को बाइकआउट करें या डिसकंटिन्यू करें, या वो लोग चाह रहे हैं कि फोर सिलेंडर इंजन को डिस्करेज करने की कोशिश? पर ऐसा क्यों? इसके पीछे बस एक एयर पोल्यूशन का नॉर्म जो बताया जा रहा है वही है, या इसके पीछे ये भी वजह है कि गाड़ी को वेल रिफाइंड वेल ट्यून करके इस गाड़ी को मोर इफिशिएंट बनाया गया, माइलेज इफिशिएंट बनाया गया, इसलिए थ्री सिलेंडर्स की ओर गाड़ी के लिए आपको मूव करना चाहिए? क्या फोर सिलेंडर इंजन ज्यादा पोल्यूशन काउज कर रहे हैं या पहले के समय से या आज के समय में क्या वो इंजन उतने ज्यादा कार्बन इमिशन कर रहे हैं, या जो भी उनका नॉक्स का प्रोडक्शन जो पोल्यूटेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो पहले के मुताबिक ज्यादा करने लगे हैं, इसलिए हमें कहा जा रहा है कि थ्री सिलेंडर इंजन क्यों मूव करें फोर सिलेंडर? तो कैसे डिसाइड करें कि कौन सा इंजन हमारे लिए आपके समय में और आने वाले टाइम में अच्छा होगा, हमारे लिए वेल सफिशिएंट होगा, वेल रिफाइंड होगा, वेल ट्यून्ड होगा और मोर इफिशिएंट मोर माइलेज निकाल के देगा? ये कैसे डिसाइड करें कि थ्री सिलेंडर इंजन ले या फोर सिलेंडर इंजन ले, टर्बो चार्ज ले या नेचुरली एस्पिरेटेड ले, डीजल में ले या पेट्रोल में ले? क्योंकि माइलेज का तो प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा हर बार, बट इसमें ये कैसे सफिशिएंट, ये कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग कि कौन सा इंजन सबसे कम पॉल्यूशन कर रहा है और कौन इंजन सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कर रहा है? इन्हीं सब क्वेश्चंस ने हमें बहुत कंफ्यूज करके रखा है। अब पर्सनली मुझे थ्री सिलेंडर इंजन उतने पसंद नहीं है, जब तक मुझे इसको बाय करने का एक बहुत ही तगड़ा, बहुत ही वेल रीजन ना पता हो, ना या ना मुझे ना लेने का मुझे मेरे मन में ऐसा कोई ख्याल हो।
तो तब तक मैं तो 3 सिलेंडर्स की ओर मूव नहीं करूँ। अब भी इनके बीच के की डिफरेंस को समझ जाएंगे 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर के, तो आप भी अपना डिसीजन खुद ले पाइएगा और अपने अकॉर्डिंग अपने रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सिलेंडर्स की ओर, गाड़ी के इंजन के सिलेंडर्स की ओर मूव कर पाइएगा कि आपको कौन सी गाड़ी अपने पर्टिकुलर लोकेशन के लिए बाय करनी है। जो आप जिस रोड पे जिस लोकेशन पे चल रहे हैं तो उस पे कौन सा सिलेंडर का इंजन, कितने सिलेंडर का इंजन और कितना पावर एफिशिएंट आप गाड़ी बाय करनी है, देखना है। ये आप खुद से सही डिसीजन ले सकते हैं कि आपको 3 सिलेंडर के इंजन की ओर या 4 सिलेंडर इंजन की ओर जाए। तो इन्हीं सब बातों को आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको समझा पाए और आप बहुत ही अच्छे ढंग से तरीके से इन सभी पॉइंट्स को समझ सकें और बाद में अपना डिसीजन खुद से ले सके और वो भी इधर और सही डिसीजन ले। तो किस तरह के चैलेंजेस फेस करने होंगे हमें 3 सिलेंडर इंजन में और 4 सिलेंडर इंजन के साथ किस किस तरह की चैलेंजेस फेस करनी होगी। इंजन्स में अनइवन और बैलेंस फायरिंग क्या होती है और क्या 3 सिलेंडर इंजन में ज्यादा वाइब्रेशन होती है और 3 सिलेंडर का बैलेंसिंग इशू क्या है और क्या ये हमारे राइडिंग के ऊपर इम्पैक्ट करता है, इसका इफेक्ट पड़ता है और क्या ये हमारे कंफर्ट में भी इफेक्ट पड़ता है इसका, और क्यों एनवीएच लेवल हाई होता है 3 सिलेंडर इंजन और साथ ही साथ एनवीएच लेवल होता क्या है और कौन सा इंजन सबसे ज्यादा माइलेज देता है, कौन सा इंजन सबसे ज्यादा टॉर्क और पावर प्रोड्यूस करता है और पूरी ऑटोमोटिव कंपनी 4 सिलेंडर से 3 सिलेंडर की ओर मूव क्यों कर रही है। सिलेंडर इज बेटर फॉर यू, इसके हम पर्टिकुलर सिनेरियो देखेंगे, कंडीशंस देखेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। और क्या 3 सिलेंडर के इंजन पे टर्बो लगाने से वो 4 सिलेंडर के इंजन को कम्पीट कर सकता है, उतनी ही पावर प्रोड्यूस कर सकता है और किस सिचुएशन में कम्पीट कर पाएगा और किस सिचुएशन में नहीं, इन बातों को और इसी तरह के क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बस आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी हम अपने आप को आपसे रिलेट कर पाके क्वेश्चन सवालों का सही उत्तर दे पाएंगे और जिससे आप इस चीज को समझ पाइएगा कि आपको किस इंजन की ओर स्विच करना है और क्यों करना है। इसका आपके पास एक वैलिड रीजन रहना चाहिए। एक इंजन ऑटोमोटिव कंपनी की तरह आप में भी इतना समर्थ होना चाहिए, समझ होनी चाहिए जिससे आप सिलेक्ट कर पाए कि आपको किस इंजन की ओर मूव कर। आप देख रहे हैं फैमिली ऑफ कार वर्ल्ड। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को और पॉइंट बाय पॉइंट हर एक अलग अलग सिनेरियो में इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज इनलाइन सिलेंडर इंजन, what is 3 inline cylinders engine और what is 4 inline cylinder engines। कहते हैं 4 inline cylinder engine से इंजन यूजुअली 2 टाइप के हम लोग सुनते हैं, यूजुअली जानते हैं, जिसमें एक वर्टिकली वी शेप इंजन होते हैं और एक इनलाइन सिलेंडर इंजन होते हैं। और वी शेप इंजन टाइप का इंजन होते हैं। इनलाइन सिलेंडर में क्या होता है, एक सिलेंडर के अंदर जैसे कि एक सिलेंडर यहाँ पे लगा, दूसरा सिलेंडर यहाँ लगा, तीसरा सिलेंडर यहाँ और चौथा एक यहाँ। आप ऐसे मान जैसे कि ये मेरी चारों उंगलियां दिख रही है, ये 1 2 3 1 4, ये चारों सिलेंडर्स हैं। तो ये इनलाइन सिलेंडर एक सीधी दिशा में सिलेंडर एक के बाद एक अरेंज किए हुए हैं। एक सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर और एक 4 सिलेंडर, यही होता है इनलाइन सिलेंडर्स। और ये 3 इनलाइन सिलेंडर्स को अगर आप समझना चाहते हो ऐसे है कि इसमें से बस एक सिलेंडर, ये एक 4 सिलेंडर थे, इसमें से एक सिलेंडर को कम कर दिया और ये हो गया 3 इनलाइन सिलेंडर्स। दूसरा आप देखें अगर वी शेप सिलेंडर इंजन, तो मोस्टली स्पोर्ट्स कार और हैवी व्हीकल्स में ज्यादा डाला जाता है। उसमें क्या होता है, इंजन की पावर को बढ़ाने के लिए हम सिलेंडर के भी कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, सिलेंडर की क्वांटिटी को भी बढ़ा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, इंजन में कम जगह, अगर हम मान के चलिए V12 इंजन है, V12 इंजन अगर हम लोग एक सीधी रेखा में रखते हैं तो उससे क्या होगा, इंजन का बोनट जो है और लंबा हो जाएगा और इंजन ज्यादा जगह कवर करेगा, कैरी करेगा, स्पेस ज्यादा लेगा, वो ज्यादा रूम लेगा। तो उसको कम करने के लिए हमने वी शेप इंजन डिजाइन किए, जिससे कि 1-2 सिलेंडर इस तरह से लगते हैं और 2 सिलेंडर इस तरह से लगते हैं। ये वी शेप का सिलेंडर हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं क्रिस क्रॉस रहता है, ये वी शेप इंजन हो गए। तो इसमें ही 2-2 करते करते ये आपने यूजुअली V9 इंजन सुना होगा जो कि जैगुआर में यूज हुआ था, और V12 इंजन जो हमारे फरारी गाड़ी में यूज हुई थी 1942 से ही या 1947 से ही यूज करनी गई थी। ले मान रेस में उसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था V12। रॉल्स रॉयस जैसी मोस्टली गाड़ियां V12, V17, V18 उससे ऊपर ऊपर इंजन की गाड़ी का प्रोडक्शन। अब मान लीजिए हम लोग इनलाइन सिलेंडर के बारे में डिस्कस करते हैं, जिस जो वेरिएंट हमारा इस पे हमारा वीडियो बन रहा है इनलाइन 3 सिलेंडर या 4 सिलेंडर। अब उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, उसको समझते हुए चलेंगे आगे तक। अब मान के चलिए ये एक सीसा है, ये एक सीसा है, ये एक झूला है जो झूलने वाला है। इसको मैंने बीच से एक सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब बीच से इसको सपोर्ट दिया है, जिससे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बीच से मैंने इसको एक सपोर्ट दिया है। इस बीच से सपोर्ट से मैंने एक बंदा यहाँ बैठा दिया, एक बंदा यहाँ बैठा दिया। तो अब ये सीसा क्या होगा, इस वजन के कारण, इस पर्टिकुलर वजन के कारण ये सीसा नीचे चल जाएगा, ऊपर से इधर से ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर चला गया। तो अब ये बैलेंस है या इम्बैलेंस है, अब ये इम्बैलेंस है। अब मैंने सेम वेट का एक बंदा यहाँ भी बैठा दिया, यहाँ बैठा दिया, तो अब ये बैलेंस हो गया। अब ये बैलेंस होने के बाद अगर ये दोनों बंदे डिफरेंट टाइम और डिफरेंट टाइम इंटरवल पे जंप करते हैं, हिलते हैं, बट इक्वल वेट के हैं, तो क्या ये बैलेंस रहेगा? नहीं। अब ये
अभी भी ये क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेगा। अगर दोनों अपने ही पोजीशन पे डिफरेंट सेम वेट के आदमी अगर अलग अलग टाइम इंटरवल में जंप करेंगे तो ये जिगजैग जिगजैग होता रहेगा, शीशों की तरह ऊपर नीचे होता रहेगा। हो रहा है। अब मैंने एक बंदा यहाँ सेम वेट का एक बंदा यहाँ बैठा दिया, तो क्या अब ये बैलेंस है? ये तब तक अनबैलेंस रहेगा जब तक इस पे कोई बजना मूवमेंट ना कर रहा हो। अगर किसी एक बंदे ने भी हिलना चालू किया तो बैलेंस का क्या इम्बैलेंस होना चालू हो जाएगा। ये समझ में आया आपको? अब वैसा ही मैंने अगर मैं ये कहूं कि अब मैंने यहाँ पे दो बंदे और यहाँ पे दो बंदे बैठा दिए सेम इक्वल वेट के, बट उनका जो मूवमेंट का जो टाइम इंटरवल है, जंपिंग का जो टाइम इंटरवल है वो सेम रहेगा। अगर टाइम इंटरवल सेम नहीं भी रहे, वो जंप नहीं भी करे, तब भी क्या रहेगा, एक तरीके से बैलेंस रहेगा। दो और दो चार। अब ये ऐसा मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पर एक दो एक तीन, ये तीनों अगर एक साथ हिलते हैं, जो पर्टिकुलर बात है एक साथ तो हिलेंगे नहीं, एक के बाद एक वो हिलेगा, तो ये क्या रहेगा, ये पूरा सीजन क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। थ्री सिलेंडर इंजन में कुछ ऐसा ही होता है। थ्री सिलेंडर इंजन में थ्री सिलेंडर्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर डिफरेंट इंटरवल्स में टाइम में ऊपर नीचे करते हैं, इनके पिस्टन्स ऊपर नीचे होते हैं, तो क्या होता है, ये इम्बैलेंस शो करता है। वही फोर सिलेंडर इंजन में दो बंदे यहाँ पर दो बंदे यहाँ पर अगर उसको स्टेबल कराया जाए, बैठाए जाए और वो हिलते हैं, तो दो जो बाहरी बंदे होते हैं वो एक साथ ऊपर करेंगे और जो बीच वाले बंदे होते हैं वो एक साथ नीचे करेंगे। तो इसमें क्या होगा, अगर कोई दो ऊपर जा रहा है तो वही दो बीच वाले नीचे आएंगे, तो उससे क्या होगा, वाइब्रेशन कम होगा और इंजन के ऊपर जो चोट लगेगी, जो जो वाइब्रेट जो फायरिंग होगी वो भी एक बैलेंस्ड वे में होगी। तो बस यही है इनलाइन सिलेंडर, जिसमें तीन सिलेंडर या फोर इनलाइन सिलेंडर, जिसमें एक थ्री सिलेंडर का इंजन जो इनलाइन रहेगा वो इम्बैलेंस रहेगा, मोस्टली टाइम इम्बैलेंस रहेगा, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली सब टाइम वो इम्बैलेंस रहेगा। और जो फोर सिलेंडर इनलाइन इंजन रहेगा वो बैलेंस ही रहेगा, वो एक ही बार में दो बंदे ऊपर और दो बंदे नीचे आएंगे। और वहीं थ्री सिलेंडर इनलाइन इंजन में एनवीएच लेवल हाई होगा। एनवीएच लेवल क्या होता है, ये एक नॉइज वाइब्रेशन रहेगा। वहीं पर आप फोर इनलाइन इंजन देखिएगा तो उसका नॉइज और वाइब्रेशन थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि अगर ये एक इंजन किसी एक डब्बे में अगर कोई चीज पैक है, मान के चलिए कोई डब्बे में पैक है और ये थ्री इनलाइन सिलेंडर है, तो अगर ये हिलेगा तो ये अलग तरीके, अगर ये इस तरफ अगर मार करेगा तो फिर पहला चोट अगर ऊपर करेगा, दूसरा चोट नीचे करेगा, तो ये एक तरीके से इम्बैलेंस रहेगा। फिर बीच वाला भी ऊपर जाएगा तो वो भी, तो ये दोनों ऊपर। अब मान के चलिए ऐसा रहेगा कि अगर ये ऐसे है, ये ऐसे मान के चलिए, ये थ्री सिलेंडर्स हो गए इक्वल, ये थ्री सिलेंडर्स हो गए इक्वल। अब अगर ये ऊपर गया तो ये इतना नीचे रहेगा और ये इतना नीचे रहेगा, और अगर ये ऊपर गया तो फिर ये इतना रहेगा। कोई भी एक टाइम पे फायरिंग नीब पे बराबर पॉइंट नहीं करेगा, बराबर फायरिंग नहीं करेगा, इजेक्टेड पॉइंट जो रहता है उस पर बराबर फायरिंग नहीं करेगा, तो ये बारी बारी फायरिंग करेंगे। तो जब कोई ऊपर फायरिंग करेगा तो वो नीचे जाएगा सक्शन के लिए, जब नीचे जो कोई सक्शन जाएगा तो दूसरा जो पिस्टन रहेगा ऊपर फायरिंग के लिए जाएगा। तो ये इम्बैलेंस तरीके से होता रहेगा, बराबर तरीके से नहीं होगा, क्योंकि अगर ये दो दो के पेयर में होते तो बैलेंस रहते, बट ये दो ही है और दो ही अलग तरीके से वॉक कर रहे हैं, वो भी बैलेंस रहता। बट अगर इसमें एक और तीसरा, यही थ्री इनलाइन सिलेंडर की बात करें, वो तीसरा भी रहेगा तो ये अलग डिफरेंट पोजीशन पे अलग अलग बार मार करेगा, उसको चोट करेगा, फायर करेगा, फायरिंग ट्रिगर को फायर करवाएगा, जिससे पिस्टन क्या होगा, जब भी करेगा ऊपर नीचे, तो टाइम इंटरवल रहेगा उसका कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा, वो किसी के साथ मैच नहीं करेगा या किसी पोजीशन पे ये मैच नहीं करेगा एक दूसरे से, तो ये क्या करेगा, इम्बैलेंस रहेगा। इसका एनवीएच लेवल भी आएगा, नॉइज और वाइब्रेशन भी इसका हाई रहेगा। वही फोर इनलाइन सिलेंडर के इंजन की ओर आप देखिएगा तो उसमें अगर देखेंगे तो उसमें फोर इनलाइन सिलेंडर में ये चारों जो रहेंगे हमें बारी बारी, अगर ये दो ऊपर के दो साइड के हैं तो दो बाहरी में डाले वाले हैं, जो बाहर वाले जो दो सिलेंडर और दो बीच वाले सिलेंडर रहेंगे, ये बाहर वाले बाहर को मैनेज करेंगे जिससे वो ऊपर जाएगा, और अगर जब ये ऊपर जाएगा तो ये बीच वाले जो है दो नीचे आएंगे। अगर बाहर वाला दो ऊपर जा रहा है तो बीच वाला दो नीचे आ रहा है, तो क्या करेगा, इंजन को बैलेंस कर रहा है। अगर जो दो पिस्टन हमें मार रहा, और एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जब ये ऊपर जाएगा, मान के चलिए नीचे वाला ऊपर जा रहा है और ऊपर वाला नीचे आ रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर आके यहाँ पर बीच में आके ये तीनों एक लाइन में, ये चारों एक लाइन में आ जाए, रेल पे एक सेम पोजीशन पे आ जाएंगे। तो इनका मोस्टली टाइम क्या होगा, एक टाइम पे सेम को सबको आना ही है, जिससे ये मोर बैलेंस हो जाता है। और बैलेंस होने के कारण इसका एनवीएच लेवल भी डाउन लो रहता है अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्ट टू द थ्री सिलेंडर इंजन। और इसी कारण फोर इनलाइन सिलेंडर का इंजन बहुत रिफाइंड भी होगा, नॉइज भी कम करेगा, वाइब्रेशन भी कम करेगा। लेकिन थ्री इनलाइन सिलेंडर और फोर इनलाइन सिलेंडर को समझने के लिए ये एग्जांपल काफी नहीं है, ये इसमें हमें और भी बातों को ध्यान, अलग अलग कंडीशंस को ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको हम आगे जैसा कि हमने पहले बोला था,
अब इसमें 3 इनलाइन सिलेंडर में जो पिस्टन्स रहेंगे, इसमें 3 सिलेंडर रहेंगे, तो मतलब 3 पिस्टन्स रहेंगे। अब 3 पिस्टन जो रहेंगे वो बारी-बारी ऊपर नीचे जाएँगे, बारी-बारी। अगर कोई बहुत ऊपर है तो बीच में रहेगा और सबसे लास्ट वाला सबसे नीचे रहेगा। वो कभी भी एक पोज़ीशन पे नहीं आएँगे, ना कभी बैलेंस्ड हो पाएँगे। और वही 4 सिलेंडर इंजन जो मैंने आपको समझाया था, वो हमेशा एक बैलेंस्ड वे में चलेंगे। 2 ऊपर जाएगा तो 2 उसी वक़्त नीचे आएगा, और एक एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वो लोग चारों सिलेंडर जो होंगे, पिस्टन जो होंगे, बराबर पोज़ीशन पे रहेंगे। एक इक्वल पोजीशन पे, एक हॉराइजन एक हॉरिजॉन्टल पे रहे। 3 सिलेंडर इंजन्स कभी भी बैलेंस नहीं होगा, चाहे वो ड्राइव मोड पे हो या फिर आइडियल कंडीशन, वो बैलेंस कभी भी नहीं होगा। उसका नॉइज और वाइब्रेशन ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो ऊपर नीचे होता ही रहेगा। अब इसको आप ऐसे समझिए, आप इसको मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, तो आप इसको ऐसे समझिए कि बहुत स्लोली स्लोली होता है। अब ये आप अपने आपकी गाड़ी में एक टाइडोमीटर और एक आरपीएम मीटर रहता है। उस आरपीएम मीटर पे आप देखते होंगे, अगर वो 1000 आरपीएम है, या 2000 या 3000 या 4000, मैक्सिमम 4-5000 रहता, तो आरपीएम 7-8 हजार तक है। लेकिन 4000 आरपीएम मैक्सिमम कोई गाड़ी रन करता हो, उससे ऊपर तो कोई जाता है तो बहुत ज्यादा स्पीड हो जाती है गाड़ी की। तो अगर 4000 आरपीएम पे गाड़ी चल रहा है, मतलब रोटेशन पर मिनट, अगर कोई टायर, कोई चक्का, कोई व्हील 6000 आरपीएम की स्पीड से घूम रहा है, मतलब उसके अंदर उस एक पिस्टन को एक रोटेशन करने में जो टाइम लगता है, वही का उसका व्हील्स का जो बाहर आपको उसको प्रैक्टिकली देख पाते हैं। जितने बार पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, वो अगर कोई गाड़ी 1000 आरपीएम पर रन कर रही है, तो मतलब 1 मिनट के अंदर वो पिस्टन 1000 बार ऊपर नीचे होगा, 1000 बार ऊपर नीचे होगा। वही उसका आरपीएम इंक्रीज करेंगे गाड़ी के अंदर, और थ्रॉटल को और देंगे और एक्सीलरेट करेंगे, पंजा और जोर दबाएंगे, तो उसका आरपीएम और इंक्रीज करेगा। तो अब जब इंक्रीजिंग होता है स्पीड, तो अंदर का पिस्टन का स्पीड भी इंक्रीज करेगा। तो वो फायरिंग जो होती है अंदर की, पिस्टन के अंदर जो फायरिंग होती है, और एयर इनटेक और एयर आउटलेट जो होती है, वो भी बहुत स्पीड से होगी। तो जब वो बहुत स्पीड से होगी, फायरिंग भी होगी, और वो तो समझ जाइए कि आप उससे कितनी ज्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, और वो भी अनइवन वे में, अनबैलेंस्ड वे में। वो पिस्टन जो है, वो सिलेंडर जो है, इक्वल कंडीशन में नहीं है, बराबर नहीं है एक दूसरे के लिए। तो वो अनइवन रहेगा, अनबैलेंस्ड रहेगा, और वो साउंड और वाइब्रेशन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, जिससे इंजन रिफाइंड कितना भी कर लीजिए, फिर भी उतना रिफाइंड नहीं रहता जितना 4 सिलेंडर इंजन रहेगा। और आरपीएम जो रहता है, उस आरपीएम के पिस्टन के अप एंड डाउन पर डिपेंड करता है, जिसके अंदर जो क्रैंक शाफ्ट होता है, इंजन के पिस्टन के ऊपर जो क्रैंक शाफ्ट होता है, नीचे सॉरी ऊपर पिस्टन होता है, नीचे क्रैंक शाफ्ट होता है, जो कि गोल्स आपने देखा होगा, जो ऐसे ऐसे चप्पू की तरह घूमता है, चप्पू की तरह घूमता है, वो उसको क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं। क्रैंक शाफ्ट के रोटेशन पे ही डिपेंड करता है कि कितने आरपीएम पे गाड़ी रन कर। और ये भी एक क्रैंक शाफ्ट के मूवमेंट को भी आप देख के बोल सकते हैं कि इसकी वजह से भी जो एनवीएच लेवल है, जो हाई होता है 3 सिलेंडर इंजन में, और 4 सिलेंडर इंजन में कम रहेगा। आप ऐसा मानिए, पेयर में जो चीज रहेंगी वो बैलेंस रहती है, जो अनपेयर्ड रहेगा वो अनबैलेंस रहेगा। विच मीन्स अगर 2 लोग एक दूसरे से बल लगा रहे हैं, तो वो बैलेंस वे में बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अगर कोई वस्तु किसी चीज में बल लगा रही है, तो उसका एक विपरीत बल भी वो लगाएगी। तो यही है, विपरीत बल 2 लोग के बीच में ही कोई बल लग सकता है, तो वही 2 लोग लगाएंगे तो बल बैलेंस रहेगा। 2 में से अगर एक तरफ 2 और एक तरफ रहेगा, तो ये अनबैलेंस रहेगा। एक तरफ 2 एक तरफ 3 रहेगा, तो भी अनबैलेंस रहेगा। सेम कंडीशन आप अगर 4 सिलेंडर इंजन में देखिएगा, तो उसमें 4 सिलेंडर्स होते हैं, 4 पिस्टन्स होते हैं, चारों क्रैंकशाफ्ट पे रन करेंगे हाई आरपीएम पे। उसका भी आरपीएम ज्यादा रन करेगा, तो क्रैंकशाफ्ट उतनी स्पीड से मूव करेगा। अब वो भी मूव करेगा, तो उसके अंदर भी फायरिंग्स होगी। तो उसके अंदर जो फायरिंग होगी, वो हर एक फायरिंग के बाद, हर एक फायरिंग में 2 सिलेंडर सेम पोजीशन पे रहेंगे, या तो बीच वाले 2 सिलेंडर ऊपर जाएंगे और साइड वाले 2 सिलेंडर नीचे जाएंगे। तो अगर आप किसी चीज को ऐसे मारिए या किसी को ऐसे मारिए, तो वो ऊपर और एक नीचे जाएगा। लेकिन अगर आपको बराबर से, जब वो ऊपर मार रहा है और वही उसी वक्त वो कोई चीज नीचे मार रहा है, तो एक समझ लीजिए आप, अगर मैंने ऐसे हाथ उठाया और मुझे दोनों तरफ से, मुझे यहाँ से भी किसी ने रोका और यहाँ से भी किसी ने रोका, तो एक बैलेंस वे में हाथ जा रहा है। लेकिन अगर मैं ये मारा तो कभी ऊपर ही चल जाएगा, मैं इसको मार तो कभी बहुत नीचे ही चला जाएगा। तो ऐसे ही होता है, जैसे कि ऐसे मार रहा है, ऐसे मार रहा है, ऐसे नहीं मार रहा है। वो 4 सिलेंडर इंजन एक दूसरे को पेयर बना करके एक ताकत में मार रहा है। 2 ऊपर मार रहे हैं और 2 उसी वक्त नीचे मार रहे हैं, सेम टाइम इंटरवल में। 2 नीचे मार रहे, 2 ऊपर मार रहे हैं, विच मीन्स 2 अगर स्पार्क उठा रहे हैं, तो 2 इंजन उसी वक्त, 2 पिस्टन उसी वक्त एयर इंटेक कर रहे हैं। फायर हर एक रोटेशन के बाद, हर क्रैंकशाफ्ट एक रोटेशन के बाद, एक रोटेशन के बाद ही मतलब कि, तो चारों पिस्टन एक सेम पोजीशन पे रहेंगे, या तो वो ऊपर जाए फायरिंग के लिए, या तो नीचे आए एयर इनटेक के लिए। एक बार देखिए, क्रैंकशाफ्ट इतना मूवमेंट होता है, क्या होता है देखिए। पिस्टन होता है, नीचे क्रैंकशाफ्ट होता है चप्पू जैसा, ऊपर एक इंजन के ऊपर एक फायरिंग पिन लगा रहता है। फायरिंग पिन हुआ, ब्लास्ट हुआ, आग लगी, इंजन ने पावर जनरेट की, नीचे गया वापस, उसने एयर इनटेक किया अगले बार फायरिंग के लिए, और फिर उसने फायर किया, तो फिर उस नीचे आया, तो उसमें फिर से वो नीचे आया, तो उसमें अंदर जो वैक्यूम बना, जो हवा बना, जो कार्बन रेसिडुअल बना, उसको वापस उस पिस्टन ने ढकेला, वो एयर बाहर गया आउटलेट के थ्रू। फिर उसने सक किया, फिर उसने फ्रेश एयर को इनटेक किया। फायरिंग किया, कंबशन के लिए सबसे जरूरी क्या है?
एयर, एक फ्रेश एयर, तो फ्रेश एयर से फायरिंग होती है, फ्रेश एयर से कंबशन होता है। जितना ज्यादा फ्रेश एयर रहेगा उतना ज्यादा कंबशन, उतना अच्छा फ्लेमेबल कंडीशन। चारों पिस्टन जब ऊपर नीचे होते हैं सेम इक्वल टाइम इंटरवल में, तो वो बैलेंस्ड वे में रहते हैं, इसलिए इसका फोर इनलाइन सिलेंडर का एनवीएच लेवल भी थोड़ा डाउन रहता है। कि ज्योमेट्री बहुत फिक्स लेवल की, इसमें ज्योमेट्री इसलिए क्योंकि इसके एक एक पॉइंट को बहुत मेजर करके बनाया जाता है। शाफ्ट कब ऊपर जाएंगे, क्रैंक जब नीचे आएंगे, या फिर पिस्टन कब फायर करेंगे, तो बहुत ही बैलेंस वे में होता है, बहुत ही ज्योमेट्रिकली थ्योरेटिकली बहुत ही मिजरेबल वे में होता है, मिजरेबल भी बहुत। और इन्हीं इम्बैलेंस से बचने के लिए इंजन को एक्स्ट्रा वेट दे करके और हैवी बनाया जाता है, जिससे ये सब जो फायरिंग अंदर जो हो रही है, जितने पिस्टन ऊपर नीचे हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है, ब्लास्ट हो रहा है, इस चीज को वो कैरी कर सके, अपने अंदर ही एब्जॉर्ब करके रख सके, इससे बाहर ना निकले। इसलिए इंजन के वेट यूजुअली बहुत हैवी हो जाते हैं। गाड़ी में सबसे हैवी पार्ट इंजन ही। अब पावर और टॉर्क की बात कर लेते हैं कि ये गाड़ियों में ये कि थ्री इनलाइन सिलेंडर और फोर इनलाइन सिलेंडर में ज्यादा और कम कैसे हो। लीजिए पहले हम अगर चार सिलेंडर इंजन की तरफ चलते हैं। अगर चार सिलेंडर की कोई भी गाड़ी है, अगर एक सिलेंडर 25 आरपीएम प्रोड्यूस कर रहा है, 25, 50, 75 और 100 चार सिलेंडर है, यानी कि टोटल आपका ब्रेक हॉर्स पावर हो गया, एचपी हो गया, हॉर्स पावर हो गया, या पीएसआई हो गया, तो उसमें 100 हॉर्स पावर का पावर जनरेट हो रहा है टोटल मिला के। अब सिंपल से इसमें ऐसे समझिए, अगर 30 सिलेंडर का इंजन है, अगर एक सिलेंडर हमारा 25 हॉर्स पावर एचपी का प्रोड्यूस कर रहा है पावर, तो 25, 50 और 75 वो सीधा सीधे एक सिलेंडर ही कम किया गया। अब एक सिलेंडर कम क्यों किया गया है? अब आप सोचिएगा कि, लेकिन हाँ इसमें ये बात जरूर है कि अगर एक सिलेंडर कम किया, मान के ये चलिए कि अगर कोई चार सिलेंडर का इंजन है, ठीक है, अगर एक सिलेंडर पावर प्रोड्यूस करने में कर रहा है तो 10, 20, 30 और 40 पार्टिकुलर इतना होता है। लेकिन फिर 40 पार्टिकुलर, एक एग्जांपल ले रहे हैं, 40 पार्टिकुलर में इतने वो पोल्यूशन जनरेट कर रहा है, ये इमिट कर रहा है, पोल्यूशन इमिशन कर रहा है। अब अगर तीन सिलेंडर में एक सिलेंडर ही कम कर दिया, तो उतना एक 10 का जो इमिशन हो रहा था पार्टिकुलेट का, वो तो यूजुअली एकदम डायरेक्ट यहाँ पर कम भी गया। तो ये कह सकते हैं थ्री सिलेंडर इंजन में पोल्यूशन लेवल लो तो रहेगा ही रहेगा, फोर अकॉर्डिंग टू फोर सिलेंडर इंजन के, क्योंकि उसमें एक सिलेंडर कम कर दिया। अगर एक सिलेंडर पावर जनरेट कर जितनी वो पोल्यूशन कार्बन इमिशन कर रहा था, वो तो सीधा सीधी इसमें कम जाएगा। और अगर पावर ज्यादा बना रहे तो यूजुअल सी बात है कि टॉर्क भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। और अगर थ्री सिलेंडर में अगर पावर ही कम बन रही है, सीधा 75 bhp बन रही है, तो टॉर्क भी उसमें कम ही मिलेगा। अब ये पावर प्रोडक्शन जो मैंने आपको टॉर्क और एचपी का बताया, तो ये डिपेंड भी करता है, अगर सिलेंडर बोर सिलेंडर हो, सेम साइज का, इसका पिस्टन का जो अप एंड डाउन का जो लेंथ होता है वो सेम हो, और सेम नंबर ऑफ स्ट्रोक लेंथ हो, ये कंडीशंस भी डिपेंड करती है इंजन की बनावट पर। अगर इंजन और थ्री इनलाइन सिलेंडर में आप बोलिएगा कि अगर थ्री इनलाइन सिलेंडर है तो उसकी पावर को भी बढ़ा देंगे, उसके एचपी प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, तो हो सके उसकी पावर ज्यादा निकले। बट ये बातें हम लोग कर रहे हैं, अगर जो फोर सिलेंडर इंजन जो गाड़ी पहले जो प्रोड्यूस कर रहे थे फोर सिलेंडर इंजन की, अगर मान के चलिए अभी आप देखिएगा इस सालों में जो हम लोग ज्यादा नजर में है, जो हमारे आ रहा है, वो डिजायर जैसी कंपनी गाड़ी बना दी, सुजुकी कंपनी जो डिजायर गाड़ी बनी है, वो फोर सिलेंडर से थ्री सिलेंडर की स्विच की है। ये हमने सामने से अपनी आंखों से देखा है हमारे सामने। तो क्या उसकी पावर में हमको इंक्रीज मिलेगी? नहीं, पावर में हमको रिडक्शन ही मिला है। तो अगर पहले कोई चार सिलेंडर का इंजन गाड़ी को जो ओल्ड सुजुकी में डाल रहे थे, डिजायर में डाल रहे थे, वही तीन सिलेंडर डाल रहे हो, तो मतलब कि उसका जो सिलेंडर का जो बोर होगा वो सेम होना चाहिए पहला। अगर हम पावर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, और जो स्ट्रोक का जो लेंथ होना चाहिए, अंदर का जो स्ट्रोक, जो पिस्टन जो मैंने अप एंड डाउन बोला, अप एंड डाउन का लेंथ अगर सेम होना चाहिए। अगर वो जो पिस्टन है जो ऊपर नीचे हो रहा है वो अगर सेम है, तो उसके ऊपर, तो अगर वो सेम है, बोर सेम है, लेंथ सेम है, और पिस्टन की वैल्यू सेम है, तो फिर वो पावर भी सेम ही प्रोड्यूस करेगा। वो 25 bhp से 40 से 30 bhp ज्यादा प्रोड्यूस। डाउन का साइकिल अगर स्ट्रोक्स का, तो उसकी पावर भी कम प्रोडक्शन होगी। और ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है, इसमें कोई कैलकुलेशन, पर इसमें एक ट्विस्ट भी है। अगर पावर कम हो रही है, सिलेंडर की कैपेसिटी को हम लोग कम कर रहे हैं, जो पोल्यूशन जो इमिशन हो रहा था उसको भी हम लोग रोक रहे हैं, कि पावर को कम किया, तो साथ ही साथ इसमें क्या होगा, फ्यूल इफिशिएंट गाड़ी की, फ्यूल इफिशिएंसी गाड़ी की बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे पोल्यूशन को भी, इमिशन को कम कर रहे हैं, इंजन के पावर प्रोडक्शन को भी कम कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक चीज बढ़ा रहे हैं हम लोग, कि इंजन के माइलेज का जो फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी रहेगा वो उसकी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। इतनी भी ज्यादा नहीं होगी फोर इंजन सिलेंडर के वो पीछे छोड़ दे, बट हाँ लिटरली थोड़ी सी कम सी बढ़े। अगेन ये सब डिपेंड करता है कि इंजन कितना ट्यून्ड है, कितना वेल परफॉर्म्ड इंजन पे काम कर रही थी, उसको कितना रिफाइंड बना के अब इस इंजन को गाड़ियों में इंट्रोड्यूस किया गया है। ये सभी चीज इन चीजों पर डिपेंड करती है, और एक गाड़ी की राइट पे डिपेंड करती है कि उसके आप कितना माइलेज निकाल पा रहे हैं उस गाड़ी से। मारुति की एक गाड़ी देखी थी K10, उसमें थ्री सिलेंडर इंजन काफी समय से इंट्रोड्यूस किया गया, काफी समय से दिया जा रहा है, जिसमें गाड़ी की छोटी साइज होने के लिए वो थ्री सिलेंडर इंजन सफिशिएंट है, और साथ साथ वो कार्बन इमिशन, पोल्यूशन इमिशन भी कम करती होगी, और
सबसे जरूरी उसका माइलेज भी बहुत हाई रहता है। वो हाई फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है, जो कि नो डाउट वो है अभी तक। और उसके अंदर जो 3 सिलेंडर इंजन है काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। गाड़ी की क्यूबिक कैपेसिटी पे भी इंजन की साइज का डिपेंड करता है। अगर हम एक मान के चले एक टैंक जैसी गाड़ी ले लें और उसमें 3 सिलेंडर के इंजन लगा देंगे तो क्या वर्थ करेगा? वो नहीं कर पाएगा। उस गाड़ी की टोइंग कैपेसिटी ही कम जाएगी, उसमें ताकत ही नहीं रहेगी कि वो थ्रॉटल देंगे या टॉर्क कितना भी टॉर्क बढ़ाएंगे, टॉर्क बढ़ेगा ही नहीं। अगर कैपेसिटी इंजन की कैपेसिटी सिलेंडर्स की कैपेसिटी कमेगी तो गाड़ी की भी स्पीड या बोलिए फ्यूल या उसके पावर प्रोडक्शन पे सब पे कम। बट हाँ, 3 सिलेंडर इंजन का ये भी फायदा है, जैसे केटन इंजन जो मारुति गाड़ी है वो कम पावर बना रही है लेकिन ज्यादा माइलेज दे रही है। तो उसमें एक चीज है, तो उसके इंजन में जो हमको जो रिपेयर कॉस्ट पड़ेगा वो भी एक पड़ेगा। मोटा मोटी आप ऐसे समझिए कि अगर जो 4 सिलेंडर के बोर्ड को ठीक कराया, स्ट्रोक्स में ठीक कराया, स्टॉक पिस्टन्स के ऊपर काम कराया, तो मेरा चारों सिलेंडर एक सिलेंडर में कभी काम नहीं होता होगा, तो चारों में काम होगा। और यहीं आप 3 सिलेंडर, एक सिलेंडर यहाँ पे से जल्दी कम गया, यहाँ पे बच गए 3 सिलेंडर के इंजन का काम ही करना पड़ेगा, जिससे रिपेयर कॉस्ट जो होता है काफी कम पड़ता है। कोई रखेंगे पावर एफिशिएंसी के लिए बोल रहा हूँ मैं। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे 3 सिलेंडर इंजन को ही रखेंगे, 4 सिलेंडर इंजन को हटा देंगे, लेकिन 3 सिलेंडर इंजन के ऊपर हम लोग नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के ऊपर लेकर टर्बो फिट कर देंगे। टर्बो फिट कर देंगे तो ज्यादा एयर कंज्यूम करके वो ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा, जिससे फायरिंग भी फास्ट होगी और पावर भी ज्यादा बना के देगा वो। लेकिन उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाकर के। मैं ऐसी बातों पे हम समझ रहे हैं, बट उसको हम आगे जाकर ये हम देखें तो 4 सिलेंडर इंजन ज्यादा हैवी वेट का होगा, क्योंकि इसका अगर सिलेंडर का साइज बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, नंबर बढ़ेगा, तो इंजन के पावर को भी और उसकी बिल्ड क्वालिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे इंजन में एक्स्ट्रा फिटमेंट्स लगेंगी और वो बड़ा यूजुअली बड़ा बड़ा होगा। तो फिर इंजन का सिलेंडर ज्यादा होगा तो सिलेंडर का आउटपुट भी ज्यादा रहेगा पावर्स का। तो फिर वो ये जो मैंने बताया, एक सिलेंडर इतना बना रहा है तो 2 3 4 सिलेंडर उतने ही बनाएंगे, उससे मल्टीप्लाई कीजिए तो पावर भी उतना ही ज्यादा बनाएगा वो। तो एक 4 सिलेंडर का इंजन मोर पावर एफिशिएंट भी रहेगा और उसका साइज भी बड़ा रहेगा। साथ साथ वो 3 सिलेंडर के अकॉर्डिंग थोड़ा तो करेगा ही, क्योंकि एक सिलेंडर ज्यादा है तो वो करना ही है उसको उतना। और साथ ही साथ माइलेज में उतनी कमी नहीं मिली, क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन हमारे यहाँ ऑटोमोटिव कंपनी इतने टाइम से उस पर वर्क कर रही है कि अभी वो उसको, अभी मैं नेचुरल एस्पिरेटेड की बात कर रहा हूँ, उसको इतना वेल रिफाइंड वेल ट्यून्ड कर दिया गया है कि अब वो उतने जो पोल्यूशन नॉर्म्स जो है उसको भी, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि अभी तक जो हमारी 4 सिलेंडर इंजन जो है वो उतना पोल्यूशन इमिट भी नहीं कर रही है जितना उसको बताया जा रहा है। अब वो पहले से, क्योंकि अगर मान के चलिए एक कंपनी किसी एक सिलेंडर इंजन के ऊपर काम कर रही है काफी समय से, तो क्या उसने उसको उतना डेवलप नहीं किया होगा, उतना उसको मॉडिफाई नहीं किया होगा, उतना उसको बेहतर नहीं बनाया होगा पहले से? तो हाँ, पहले से काफी बेहतर बना। एस्पिरेटेड इंजन जो हमारे 4 सिलेंडर के हैं वो काफी वेल ट्यून्ड है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं। यहाँ तक गाड़ियां, बहुत सी गाड़ियां हैं कि 25 तक की माइलेज दे देती हैं, 25 30 35 का भी हमें फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है, इंजन वेल रिफाइंड है, वेल ट्यून्ड है, माइलेज अच्छा देती है। 4 सिलेंडर भी अच्छा माइलेज देती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर देखें हम लोग 3 सिलेंडर के तो थोड़ा सा कम पड़ता है। वो बिना राय वैसी एक बेहतरीन ढंग से चलाना और एक किसी तरीके से चलाना, तो 3 सिलेंडर इंजन नॉर्मल राइड पे भी आपको अच्छा माइलेज दे देती है, मानते हैं। माइलेज एफिशिएंसी सिर्फ गाड़ी के इंजन पर डिपेंड नहीं करता है। अगर हम बहुत ध्यान से उस चीज को थॉरली देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आपकी ड्राइविंग स्किल्स उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपका गाड़ी का माइलेज कैसा निकल रहा है, वो गाड़ी कैसा माइलेज दे रही है। अगर उस गाड़ी को आप लोग एक अच्छे हाईवे पर चला रहे हैं या एक कम एक्सेलरेटेड करके चला रहे हैं, देखिए गाड़ी का माइलेज खराब कब होता है? कोई भी गाड़ी से आप अगर उसके सर्टिफाइड कंपनी का माइलेज 16 का है, तो कभी कभी मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने उस गाड़ी से भी 18-20 का माइलेज निकाल के दिया हो या निकाल लिया हो खुद से ड्राइविंग करके। अगर गाड़ी को हम लोग यूजुअली गाड़ी को रोड पे ड्राइव कर बम्पर टू बम्पर रोड पे ड्राइविंग कर रहे हैं गाड़ी को, तो वहां पे हमें कितना ही गाड़ी को आरपीएम पे रखना पड़ेगा कि गाड़ी हमारी ड्राइव हो। शहरों में 1000 से 1200 आरपीएम मैक्सिमम हो गया, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। अगर वहीं आप देखिए तो अगर आप उसे शहरों में ही 3000 और 2000 के आरपीएम पे खाली रेफ कर रहे हैं, खाली एक्सीलेटर को दाब रहे, पंजा दबा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? गाड़ी तेज चलेगी बट आपका आरपीएम बढ़ेगा। टॉर्क बना रहा है पर गाड़ी उसको निकाल नहीं रही है, उतना फ्यूल कंज्यूम कर रहा है पर गाड़ी उतना पावर एफिशिएंट दे नहीं पा रहा है, ना आप उससे ले पाइएगा, तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन अगर आप 1000 आरपीएम को गाड़ी को धीरे धीरे ड्राइव कीजिएगा, साइमल्टेनियसली क्लच छोड़िएगा, एक्सीलेटर लीजिएगा, तो गाड़ी आपको बहुत अच्छा माइलेज निकाल के देगी। आपकी ड्राइविंग स्किल बहुत डिपेंड करती है अच्छे माइलेज को निकालने के लिए। इस पे गाड़ी का कैसा भी इंजन रहे, अगर आप 3 सिलेंडर का इंजन ले, लो पावर का टॉर्क का गाड़ी लें और फिर भी आप उसको रेफली गाड़ी को चलाएं, बहुत ज्यादा ही हाई
स्पीड से पंजे को दबाएं तो गाड़ी का माइलेज खराब होना ही होना है। उसमें आपके साथ कोई मदद नहीं कर सकता, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए उसमें अच्छा माइलेज नहीं निकलेगा। अच्छे माइलेज के लिए आपको एक एक संयमता के साथ ड्राइव करना पड़ेगा, गाड़ी को बहुत ही स्थिर होकर चलाना पड़ता है। गाड़ी की ड्राइविंग को आप ऐसे नहीं कि आप गाड़ी में बैठे और रफ से दबा दियो और गाड़ी साइंस आगे निकल जाए, वैसा नहीं होता है। गाड़ी को बहुत स्लो, बहुत प्यार से ड्राइव करना पड़ता है, बेहतर माइलेज। क्यों मोस्ट ऑफ द कंपनियां इंडिया में 3 सिलेंडर इंजन को इंट्रोड्यूस कर रही हैं रिस्पेक्ट टू द 4 सिलेंडर इंजन, जबकि हमारे पास पहले से 4 सिलेंडर इंजन है। तो क्या इसके पीछे पोल्यूशन नॉर्म्स हैं या इसके पीछे कोई और वजह भी है? आज इसी बातों को जानना नहीं है। पहले से 4 सिलेंडर इंजन, जो मैंने आपको पहले ही बताया, पहले से हमारे जो 4 सिलेंडर के इंजन थे, जो कि काफी समय पे उन पे काम होता आ रहा है, वो काफी समय से बहुत सी गाड़ियों में वो इंजन देखने को मिल रहा है। तो कंपनियों ने उन गाड़ी के इंजनों को भी, जो 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन है जो नेचुरली एस्पिरेटेड है, उन लोग पे काफी काम करके उनको काफी रिफाइंड और वेल ट्यून बनाया है, जिससे उन लोग का पोल्यूशन नॉर्म जो उसको भी क्रॉस नहीं करती है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो एक निर्धारित किया गया है पोल्यूशन नॉर्म, उसको भी क्रॉस नहीं करती है, लगभग लगभग उसके पास ही रहती है। और साथ ही साथ एक माइलेज भी अच्छा निकाल के देती है, और पावर आउटपुट भी तो जान ही रहे वो अच्छा है ही 4 सिलेंडर इंजन का। तो ऐसा नहीं है कि 4 सिलेंडर इंजन बहुत कम माइलेज देती हैं या कार्बन या पोल्यूशन का इमिशन बहुत ज्यादा करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप इस बात को ऐसे समझिए कि कोई कंपनी 4 सिलेंडर के इंजन को अगर वो 12 लाख में बेच रही थी, अब उसी कंपनी ने अब 3 सिलेंडर के इंजन को इंट्रोड्यूस किया अपनी गाड़ियों में, उस इंजन को बदल के 3 सिलेंडर ने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो क्या उस गाड़ी के दाम, उन गाड़ियों के दाम क्या कम गए पहले से? जो गाड़ी पहले 12 लाख की मिली थी, क्या वो गाड़ी 8 लाख की मिल रही है? अब ये मुझे नहीं पता है, ये आप अपने आंखों से देखिए, समझिए, डीलरशिप के पास जाके और पता कीजिए क्या उन गाड़ियों के दाम कमे हैं। अगर जो गाड़ी 4 सिलेंडर इंजन बना रही थी पहले, अब वो 3 सिलेंडर इंजन ही बना के हमको बेच रही है, सेल कर रही है, तो क्या उनके दामों में कुछ कमी आई है? तो ये सब आप देख लीजिएगा। पर मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं चला, ना मुझे ऐसा कुछ दिखा है। तो यही बात है। अब एक सिलेंडर, मोटा मोटी एक सिलेंडर को कॉस्ट करने में, बनाने में, जो इंजन कंपनी की जो गाड़ियों को जो खर्च बैठती थी, मान के चलिए किसी एक सिलेंडर के इंजन बनाने में 1,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, मान के चलिए 4 सिलेंडर का इंजन बनाया तो उसमें 4,000 रुपए खर्च हुए। अब वही आपने यहाँ पर बना दिया 3 सिलेंडर का इंजन, जिसमें एक सिलेंडर आपने हटा दिया, तो मोटा मोटी इस कंपनी का एक सिलेंडर का इंजन का खर्चा बढ़ गया। अब इंजन का खर्च बचा जो कि एक सिलेंडर का, तो इंजन की जो बिल्ड क्वालिटी, उसमें भी हम लोग थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि इंजन में से एक सिलेंडर हटाया तो इंजन का साइज छोटा हुआ, एक्स्ट्रा जो मटेरियल की कॉस्ट कटिंग होगी, पैसा बचेगा। अब आप ऐसे समझिए, अब उसी बचे हुए पैसे को आपसे वो आपको और सुविधाएं बढ़ा के दे नहीं रहे हैं। आपको जो मिल रहा था पहले से 4 सिलेंडर का इंजन, उससे एक सिलेंडर कम करके आपको 3 सिलेंडर का इंजन पकड़ाया जा रहा है, और पैसा और इंक्रीज किया जा रहा है, बस ये बोल के कि अब गाड़ी का जो माइलेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। गाड़ी का माइलेज नो डाउट इंक्रीज हो रहा है, बट क्या वो उतना वैल्यूएबल हो रहा है? जैसे जैसे हमारे पास 4 सिलेंडर इंजन जो मैंने बताया, वो 12 लाख मिल रहा है, अब वो 3 सिलेंडर हमको 12 से क्या 14-13 लाख में मिल रहा है, तो क्या वो उतना डिफाइन करता, वर्थ करता है उस चीज के लिए? तो ऐसा तो नहीं है, मुझे तो नहीं दिखा। तो यही बात है, ऑटोमोटिव कंपनी इसमें मोटा पैसा बना रही है, भारी पैसा कमा रही है इन चीजों को बना करके, दिखा करके कि 3 सिलेंडर इंजन गाड़ियों के लिए बहुत वेल सफिशिएंट है और फ्यूल इफिशिएंट है। इस चीज को दिखा करके, मोटा प्रचार करके, वो लोग उसी प्राइस पॉइंट पर 3 सिलेंडर के इंजन सेल कर रहे हैं, हम लोग को चिपकाया जा रहा है। आपको 3 सिलेंडर के इंजन पहले से 4 सिलेंडर इंजन के दाम पर कम दाम पे मिल रहे हैं? अगर हाँ, तो मुझे आप कमेंट कीजिए, और नहीं तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कितने पे करने पड़ रहे हैं एक नए 3 सिलेंडर इंजन को बाय करने के लिए। एक और जो इंजन फिटेड था उसको रिप्लेस करके जो अब जो नया इंजन आया है, तो और किन किन गाड़ियों में आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलते हैं, वो भी हमें इस वीडियो में कमेंट करें। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे बातें करने को बहुत है, बहुत से हम लोग टेक्निकल टॉपिक्स को बात कर सकते हैं। आज की वीडियो हम देखेंगे कि हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया। मैं फिर से रिकॉल करूंगा कि हमने किसी पॉइंट को छोड़ दिया था। तो हमारा पहला कि 3 सिलेंडर इंजन और 4 सिलेंडर इंजन को यूज करने में क्या क्या किस किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ये हमारा पहला पॉइंट था, जो 3 सिलेंडर इंजन के चैलेंजेस और 4 सिलेंडर इंजन के चैलेंज। इंजन में अनइवन बैलेंस और फायरिंग क्या है, और क्या 3 सिलेंडर इंजन ज्यादा वाइब्रेट करता है? 3 सिलेंडर के इंजन का बैलेंसिंग इशू क्या है, हमारे राइडिंग और कंफर्ट को इफेक्ट, एनवीएच लेवल क्या है, और एनवीएच लेवल हाई कम, एनवीएच लेवल हाई क्यों होता है, और कौन सा इंजन ज्यादा माइलेज देता है, 3 सिलेंडर इंजन या 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन, और कौन सा इंजन ज्यादा पावर या टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है, और क्यों पूरी ऑटोमोटिव कंपनी 3 सिलेंडर इंजन पे मूव कर रही है 4 सिलेंडर के इंजन के बाद, बेटर फॉर यू।
तो इन्हीं सब बातों को आज हमने इस वीडियो में चर्चा की है और देखा, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है, समझाने की पूरी कोशिश की है, समझने की भी कोशिश की है। हम और आपने मिलकर इस वीडियो को आखिरी तक देख करके इस वीडियो को सफल बनाया है, जिससे अब आप इतने सफिशिएंट हो जाएंगे, इतने समझदार हो जाएंगे कि अब आप अपने घर के लिए कोई गाड़ी बाई करना चाहेंगे तो उसे आप कैसे बाई कीजिएगा, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखिएगा, उन सब बातों को आप इन वीडियो में समझ चुके हैं और देख चुके हैं कि आपको अब अगर किसी ऑटोमोटिव कंपनी के पास या किसी डीलर में जाना है, किसी कंपनी में मूव करना है और किन सिलेंडर के ऊपर मूव करना है, कौन सिलेंडर आपके लिए सफिशिएंट है, कितने सिलेंडर का इंजन गाड़ी आपको सफिशिएंट नहीं है, आपको माइलेज एफिशिएंट चाहिए या पावर एफिशिएंट चाहिए, वो सब बातें आप इंजन सिलेंडर को देख के बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत समझ में आई होगी और आप इस वीडियो के बाद आप काफी कुछ तक आपके सवालों का जवाब आपको मिल चुका होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें कि आपको कौन सा पार्ट इस वीडियो में पसंद आया और आपके लिए सबसे ज्यादा नॉलेजेबल कौन सा पॉइंट था, आपको जानना बहुत जरूरी था, जो आपको इस वीडियो में हेल्प हुआ इस वीडियो को देखने के बाद कि आप इस चीज को समझ चुके हैं। तो प्लीज इस बात को, उस पॉइंट को कमेंट कीजिएगा एंड स्टे पीस। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें हमारे वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, फैमिली ऑफ कार वर्ल्ड को। धन्यवाद।